हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, यानी पहली ऐसी क्लास जिसमें हम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि बोर्ड के लिहाजे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। ठीक है, और हम इस सीरीज का नाम दे रहे हैं घातक सीरीज। कैसी सीरीज? घातक सीरीज। इस घातक सीरीज में हम क्या होगा, मैं कुछ ना कुछ हर वीडियो के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बताता रहूंगा। ठीक, एक सीरीज बनाएंगे जिसमें छोटी छोटी वीडियोस लेंगे, ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं, आपके लिए भी नुकसान है, आप पढ़ नहीं पाओगे। इससे बेहतर छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे और एक कंप्लीट सीरीज कर देंगे, यानी जब तक बोर्ड एग्जाम होंगे लास्ट तक हम एक बहुत लंबी वीडियो बना लेंगे। तो ऐसी इसी सीरीज का नाम मैंने दिया है घातक सीरीज। ठीक, घातक सीरीज में क्या करेंगे, हम पहले कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, फिर बायो के, फिर फिजिक्स के, इस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक, और आज मैं आपके लिए लाया हूं केवल केमिस्ट्री के कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है और क्लासेस में बहुत ज्यादा बार यानी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो पर आते हैं। ठीक, इस सीरीज का बेटा आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होती है वो एम्फोटेरिक होती है नेचर में। तो आपको ये बताना है ऐसा क्यों, उसका रीजन देना है, गिव रीजन। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर गिव रीजन वाला आ रहा है तो आप उसमें सबसे पहली चीज ये देखोगे कि आपने, मतलब जब आपको क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि एम्फोटेरिक नेचर में और उसका रीजन देता है, तो इस सीधी सी बात है, क्वेश्चन हमें आंसर खुद बता रहा है कि वो एम्फोटेरिक है नेचर में। ये क्वेश्चन हमें खुद बता दिया, इसके बाद हमें ये बताना है कि एम्फोटेरिक है क्यों। अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक होते कौन से हैं। बेटा एम्फोटेरिक वो होते हैं, एम्फोटेरिक वो होते हैं बेटा जो एसिड एज वेल एज बेसिक नेचर देते हैं। एम्फोटेरिक आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच गिव एसिड एज वेल एज बेसिक नेचर। जो एसिड एज वेल एज बेसिक होते हैं नेचर में, वो कौन से कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब बोला एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन नेचर, ऐसा क्यों है, वो एम्फोटेरिक नेचर में क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका आंसर आप लिखोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन nature because they give acidic as well as basic nature। आया पहला क्वेश्चन का आंसर समझ? यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर देते हैं, यानी शो करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ तो बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, Cu, Zn, Au या Mg। इन चारों में से ऐसा कौन से मेटल है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे? अब पहले तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो। इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद कर लीजिए। जब बात आती है रिएक्टिविटी सीरीज की तो सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, ऐसे करके हुए ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज बनती है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में बोला गया, जैसे Cu, Zn, Au और Mg, बीच में बेटा एक पार्टिसिपेंट होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर एलिमेंट हैं ये सब हाई रिएक्टिव है और उससे नीचे जो आते हैं वो लो रिएक्टिव है, या फिर ये रिएक्ट नहीं करते किसी भी हाइड्रोजन के पार्टिकल या किसी एसिड के साथ जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब बात करी जाए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? अब देखो हाइड्रोजन से जब हम ऊपर जाएंगे ये सब ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, परंतु अगर ऊपर जाते हैं तो इसमें देखते हैं कॉपर जो है वो नीचे है। ठीक, तो कॉपर होने से रहा। अब बात करी जिंक की तो जिंक नीचे नहीं है, जिंक ऊपर है, तो जिंक रिएक्टिव है। बात करी गोल्ड की तो गोल्ड भी नीचे, ये भी रिएक्टिव नहीं है। बात करें Mg की तो Mg ऊपर है, यानी ये भी रिएक्टिव है। तो इसमें से दो एसिड ऐसे है, यानी कौन कौन से एसिड? Zn एंड Mg, बोथ एसिड आर react with
डाइल्यूट HCl। ये दो एसिड ऐसे हैं जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। इनके अलावा ये दो एसिड यानी कॉपर और गोल्ड ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक, आया समझ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए ये है कि डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में क्या अंतर होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, परंतु कई साल आया है ये क्वेश्चन। पूछा जाता है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में क्या अंतर है। अब बेटा बात करी जाए इथेनॉल की, तो इसका दूसरा नाम होता है इथाइल एल्कोहल। इथेनॉल जिसे हम कहते हैं, इथेनॉल क्या होता है बेटा? इथेनॉल। इथेनॉल इथाइल एल्कोहल बोलते हैं या फिर इथेनॉल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो इसमें जो ग्रुप लगा होता है बेटा, वो कौन सा ग्रुप होता है? इथाइल ग्रुप। इथेनॉल में कौन सा ग्रुप होता है? इथाइल ग्रुप। अब बात करें इथेनोइक एसिड की, इथेनोइक एसिड, तो आप ये जानते हो कि इथेनोइक एसिड सर इथाइल एल्कोहल, इसके पास जो इसका फॉर्मूला होता है इसमें इथाइल तो आता नहीं, उसमें कौन आता है? मिथाइल। तो आप ये आसानी से बोल सकते हो कि सर इथेनॉल जो होता है वो इथाइल ग्रुप को रखता है और जो इथेनोइक एसिड है वो रखता है आपके मिथाइल ग्रुप को। आया समझ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपके लिए क्वेश्चन ये है 4th कि बेकिंग पाउडर इज मोर प्रीफरेबल एज कंपेयर टू बेकिंग सोडा इन बेकिंग केक्स, गिव रीजन। इसका मतलब है कि जो बेकिंग पाउडर है वो आपके लिए ज्यादा प्रीफरेबल है, ज्यादा यूज किया जाता है कंपेयर टू बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बजाय किसमें? बेकिंग केक्स में, केक्स बनाने के लिए। तो गिव रीजन, इसका रीजन देना है। अब क्वेश्चन ऑटोमेटिक हमें बता दिया कि यूज तो होता है, परंतु क्यों होता है ये हमें इसका आंसर देना है। तो बेटा सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है वो होता क्या है ऑलरेडी। जो बेटा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है उसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है बेटा NaHCO3, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर NaHCO3 बोले, जब NaHCO3 को बेटा हम हीट करवाते हैं, हीट करते हैं या हीट करवाते हैं, तो इसमें से एक गैस निकलती है जिस गैस का नाम है CO2। और CO2 गैस निकलने के कारण ये बन जाता है फ्लफी, फ्लफी एंड बबल्स, कुछ भी कह सकते हो, फिर फ्लफी या बबल्स, BUBBLES, बबल्स। कहने का मतलब क्या है सर? फ्लफी या बबल्स का मतलब बेटा उसको फुला देता है, फैल जाती है, फूल जाता है वो। ठीक, तो बेकिंग सोडा, ये तो हो गया बेकिंग सोडा की बात। अब बात करें वहीं किसकी? बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर बेटा, बेकिंग पाउडर इज बेसिकली मिक्सचर होता है किसका? बेकिंग सोडा का। बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा प्लस बेकिंग सोडा के साथ बेटा कुछ और जुड़ा होता है जिसका नाम होता है माइल्ड एसिड, जिसे हम माइल्ड एसिड भी कहते हैं। अब सर ये माइल्ड एसिड क्या होता है बेटा? माइल्ड एसिड होता है बेटा आपका टार्टेरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C4H6O6। ये किसका फॉर्मूला है? टार्टरिक एसिड का। अब सर बात हुई बेसिक्स बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में, तो हमें अंतर पता चल गया, पर हम ये कैसे बता पाएंगे कि बेकिंग पाउडर ही यूज किया जाता है या प्रीफरेबल ऐसा क्यों है कि वो केक्स में यूज होता है? बेटा वो इसलिए यूज होता है कि जो बेकिंग पाउडर है वो मिक्सचर है बेसिकली बेकिंग सोडा और माइल्ड एसिड का। और बेकिंग सोडा क्या होता है? एक बेस, एक बेस होता है, और जो माइल्ड एसिड है वो एक एसिड है, और एसिड प्लस बेस मिलाकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट, यानी कि कैसे हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज। आया समझ? इसलिए इसको केक्स में ज्यादा यूज किया जाता है ताकि ये पेट में जाकर न्यूट्रलाइज हो जाए और हमारे पेट को खराब ना करें, हमारे पेट में एसिडिटी ना करें या बेसिसिटी ना करें, कुछ भी ना करें। इसलिए बेस प्लस एसिड मिलाकर सॉल्ट उसे करके हम कर देते हैं न्यूट्रलाइज। आया समझ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आपके लिए 5वां क्वेश्चन ये है IUPAC नेम ऑफ CH3CHBr2 और दूसरा है BrCH2CH2Br। इन दोनों का आपको क्या बताना है? IUPAC नेम बताना है। अब इसके लिए सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे? जैसे आपके लिए पहला वाला है CH3CH और Br2, ये आपके लिए पहले दे रखा है पहला। तो आप इसके लिए सबसे पहला काम क्या करोगे? इसमें हमारे पास कार्बन कंपाउंड कितने हैं? 2। ठीक, कार्बन हमारे पास 2। हाइड्रोजन की बात करी जाए तो इस कार्बन से अटैच है 3 हाइड्रोजन,
वही हमने सर यहाँ अटैच कर दिए। अब इस कार्बन से अटैच है सर हमारा केवल एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। उसके बाद यहाँ बी आर जो हमारे पास है वो 2 है, यानी इससे कितनी बी आर अटैच है, 2। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 4 ही होती है, 4 कंप्लीट है। इस कार्बन की भी 4 होती है, 4 ही कंप्लीट है, यानी वैलेंसी तो कंप्लीट है। अब बात करिए यहाँ 2 बी आर दे दिए और हमें ये दे दिया फिगर। अब बात करें इसमें आईयूपीएसी की नेमिंग की, तो बेटा आप इसका सीधा सीधा नाम लिख सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। हमने सबसे पहले पढ़ा था लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। अब लॉन्गेस्ट चेन इसमें सर 2 कार्बन है, किधर से भी कर लो, परंतु जब फंक्शनल ग्रुप लगाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है बेटा जिधर फंक्शनल ग्रुप है उधर से हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप है किधर है, इधर, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इधर से। तो इधर से आप कैसे स्टार्ट करो, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, फिर इसमें क्या स्टार्ट करोगे, नंबर 1 यानी नंबर 2, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग जब हो जाती है उसके बाद आप क्या करोगे, 1 और 2 इसका नाम दोगे। नाम क्या दोगे, बी आर है तो बोलोगे ब्रोमो। सबसे पहले जब भाई बी आर दे रखा है तो आप बोलोगे ब्रोमो। अब सर कुछ बोलेंगे कि सर 1 बी आर है या 2 बी आर है, नहीं बेटा, जब हमें केवल बी आर दे रखा है, 2 बी आर है चाहे 4 बी आर है, जब हमें बी आर दे रखा है और हम स्टार्टिंग में बी आर लगा रहे हैं यानी ब्रोमो लगा रहे हैं, तो हम इसमें स्टार्टिंग में नहीं बताएंगे कि कितने बी आर। क्यों, क्योंकि दोनों की पोजीशन एक ही है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे दोनों ब्रोमीन लगे हुए हैं, इसलिए हम ये नहीं बताएंगे कौन सा बी आर किधर है, ठीक। तो ब्रोमो। अब सर इधर देखो 2 कार्बन है तो इथ, और सब में सिंगल बॉन्ड एन, बोलोगे ब्रोमो इथेन। क्या बोलोगे, ब्रोमो इथेन। आया समझ। वैसे ही दूसरा देखें तो आपके लिए ये है दूसरा BrCH2CH2Br, BrCH2CH2Br। अब आप इसमें क्या देखोगे, आप इसमें ये देखोगे कि सर CH2 है, पहले इसको फिगर को कंप्लीट करिए बेटा। इधर Br है, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन और इधर Br, इसके साथ 2 H लगे हुए हैं, इसके साथ भी 2 H लगे हुए हैं। ये हो गया हमारा फिगर। अब आप इसमें देखो तो इसकी आप जब नेमिंग करोगे तो सबसे पहले आप इसको देखिए इस फिगर को, तो आप इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन किया सर, इसमें भी दो। अब सर बी आर इधर भी है इधर भी है, तो आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, इधर 1 और इधर 2, किधर से भी कर लो, चाहे इधर से चाहे इधर से। अब आपने जब करी तो सर पहले फिगर में क्या था, पहले भी दोनों लगे थे तो नेमिंग या नंबरिंग नहीं कर रहे थे या डिनोट नहीं कर रहे थे नंबर के साथ, परंतु यहाँ क्या करेंगे, तो एक बार पहले पे और दूसरे पे, तो बेटा यहाँ शो करना पड़ेगा 1,2, पहले नंबर पे ब्रोमीन, दूसरे पे ब्रोमीन, 1,2 ब्रोमो, कौन, ब्रोमो। अब कितने, एथ, और सब में सिंगल बॉन्ड, 1,2 ब्रोमो इथेन। आप में से अब ज्यादा लोग यही करने वाले हैं, और ये बेटा बिल्कुल है गलत। ऐसा क्यों, 1,2, जब आपने 1,2 लगाया तो इसके साथ बेटा जितने बी आर लगे हुए हैं, जितने बी आर लगे हुए हैं वो सब के सब क्या है, एक कंपाउंड के साथ अटैच है। और जब एक कंपाउंड के साथ अटैच है तो आप इनके नंबरिंग के साथ साथ इनकी गिनती भी लिखोगे कि कितने लिखे हुए हैं, एक बी आर ये और एक बी आर ये, तो यहां लिखोगे डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो और इथ और सिंगल बॉन्ड ए। अब ये आपका एकदम करेक्ट है। आया समझ। अब स्टार्ट करते हैं आगे। आपके लिए बेटा अगला क्वेश्चन ये है, व्हाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द लॉग्स इन वुड फायर चूल्हा। जो वुड फायर चूल्हा होते हैं, जो घर पे चूल्हे होते हैं, उन चूल्हे में आप जब लकड़ियां लगाते हो तो उन लकड़ियों के बीच में गैप क्यों रखते हो। इसका आंसर जब आप लिखोगे तो पहले ये समझो बेटा कि आग लगती कब है। आग कब लग सकती है, आग केवल बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लगती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन या बोल दो एयर बोल दो, ऑक्सीजन या एयर नहीं होगी तो क्या आग लगाई जा सकती है, नहीं सर। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो आग हम नहीं लगा सकते। अब जब आप उसमें लॉक्स लगाते हो बेटा या लकड़ियां लगाते हो तो एक चीज आप देखते हो, जब आप उसमें पूरी लकड़ियां लगा दोगे तो उसमें गैप नहीं बचेगा एयर के लिए, और जब एयर अंदर या पास आउट नहीं होगी, अंदर नहीं जा पाएगी, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ एयर रहेगी नहीं उसके अंदर। जब आग एयर ही नहीं जाएगी उसके अंदर तो फिर आग लगेगी कैसे, इसलिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का होना जरूरी है। आया समझ कि किसी के बीच में यहां पर गैप्स होना क्यों जरूरी है, क्योंकि सर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। आ गया समझ, ठीक।
अगला क्वेश्चन बेटा आपके लिए ये है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा क्या? बेटा जो डॉट स्ट्रक्चर हम नॉर्मली बोलते हैं वो लुईस का ही डॉट स्ट्रक्चर होता है। ठीक, लुईस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अब बात करें साइक्लोपेंटेन की, तो बेटा साइक्लो वर्ड से हमारे दिमाग में एक चीज ये आ गई कि एक फिगर है जो हमारे लिए क्लोज्ड है। साइक्लो का मतलब क्या है? क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, और पेंट मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन का क्लोज्ड फिगर। तो हम मैथ्स में जब बनाते हैं तो एक पेंटेन का डायग्राम लगभग हम ऐसा बनाते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, जो साइक्लोपेंटेन है वो भी लगभग ऐसा होगा, क्योंकि ये साइक्लिक है, पूरा बंद है और इसमें 5 कार्बन है, 5 साइड्स हैं और कार्बन कहां लगाते हैं? केवल इसके कोनों पे। तो हम बोल सकते हैं साइक्लोपेंटेन का फिगर हो सकता है। और सब में सिंगल बॉन्ड, तो हम जहां जहां इसमें क्या करेंगे, जहां जहां कोने हैं वहां पर क्या लगा देंगे बेटा? कार्बन लगा देंगे। ठीक, ये हो गई सर कार्बन। अब बात करें एन की या साइक्लोपेंट एन, तो इसका बेटा पहले तो इसके लिए फॉर्मूला होता है C5H10। साइक्लोपेंटेन का ये फॉर्मूला होता है। तो कार्बन तो हमने 5 लगा दिए। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हर एक कार्बन कितने हाइड्रोजन लेगा? 2। क्यों लेगा? क्योंकि एक कार्बन को वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है 4 के साथ, तो इसने 2 तो ऑलरेडी साइड वाले कार्बन के साथ कंप्लीट कर रखे हैं और बचे कितने? 2। और 2 किसके साथ कंप्लीट करेगा? वो 2 हाइड्रोजन के साथ। यानी हर एक कार्बन के साथ कितने हो जाएंगे? 2 2। तो यहां कितने बने? सबके बाद जब 2 2 गए तो ये हो गए हाइड्रोजन 10। ये फिगर कहला रहा है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। ठीक, आया समझ? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है? रॉयल वाटर इज अ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, इट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ व्हिच टू एसिड। तो आपका एक रॉयल वाटर का नाम बताना है। रॉयल वाटर किसे कहा जाता है? जो कि कोरोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है और वो 2 एसिड का मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, रॉयल वाटर। बेटा रॉयल वाटर जो होता है किसे कहते हैं हम? रॉयल वाटर बेटा एक वर्ड होगा एक्वारेजिया, ये आपने सुना होगा एक्वारेजिया। इसे हम बोलते हैं रॉयल वाटर। रॉयल वाटर क्यों रॉयल वाटर बोलते हैं बेटा? क्यों? क्योंकि ये डिसॉल्व कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है किसको? जितने भी नोबल एलिमेंट्स हैं या नोबल मेटल जितने भी हैं, जितने भी नोबल मेटल हैं उन सबको अपने अंदर घोल लेता है। परंतु सारे मेटल्स को नहीं, सारे मेटल्स को नहीं, परंतु जितने नोबल मेटल है जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, इन सारे मेटल्स को ये अपने अंदर घोल लेता है। ये किसका मिक्सचर होता है बेटा? ये 2 एसिड्स का मिक्सचर है, एक HCl और एक HNO3। HCl क्या होता है? HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। HCl में इसमें HCl की मात्रा 3% में पाई जाती है और जो HNO3 है उसकी मात्रा पाई जाती है केवल 1 भाग में। यानी 3rd पार्ट इसका HCl होता है और 1 पार्ट होता है इसका HNO3, और इसी को हम बोलते हैं रॉयल वाटर, एक्वारेजिया को। यही पूछा गया हमसे 2 एसिड के नाम, तो वो 2 एसिड कौन है? HCl और HNO3। आया समझ? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, नेम 2 एलिमेंट्स दैट आर अलॉयड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। आयरन के साथ ऐसे 2 कौन से एलिमेंट हैं जो मिलकर, आयरन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? आयरन के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। तो बेटा वो स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं आपके निकेल और क्रोमियम। जब ये दोनों आयरन के साथ ऐड होते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या? स्टेनलेस स्टील, दोनों के मिक्सचर से। आया समझ? ठीक, हाँ जी बच्चों, इस सीरीज के इस पार्ट का ये आखिरी क्वेश्चन, राइट रिएक्शन व्हेन रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टीम फॉर्म आयरन सेकेंड एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो बेटा पहले देखो इसकी रिएक्शन लिखनी है रेड हॉट आयरन की, यानी आयरन है जो कि किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड में। बात करें स्टीम, और स्टीम क्या होता है बेटा? वाटर का ही मिक्सचर होता है स्टीम, परंतु स्टीम जो कैसी फॉर्म में पाई जाती है? गैस की फॉर्म में। अब इसके अलावा आगे जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा Fe3O4, जो किसकी फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड की फॉर्म में। और आगे इसके बाद कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस। ये किसका साइन है? इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ये कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। आया समझ? और हाइड्रोजन गैस है तो होगी ऑलरेडी गैस की फॉर्म में, सॉलिड गैस। अब इसको एक बार वैलेंस कर लीजिए, यहाँ 4 यहाँ भी 4 हो गई वैलेंस आपके लिए।
तो आया बच्चों ये समझ, ये हो गई इसकी रिएक्शन। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।